हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं संतोष बालचंदानी। करीबन 25 ईयर एजुकेशन का एक्सपीरियंस है। करीबन 7 ईयर तक मैं वेल रिप्यूटेड स्कूल सीबीएसई स्कूल का प्रिंसिपल रह चुका हूँ। मेरे कुछ इस एजुकेशन की जर्नी में एक्सपीरियंस रहे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस इस सीरीज में सबसे पहले मैं टीचर्स की बात करूँगा और टीचर्स के लिए मैंने ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद और एजुकेशन से रिलेटेड जो मैंने अनुभव किए, मेरे एक्सपीरियंस रहे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा इसी चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो टीचर में बेस्ट टीचर के लिए कौन कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर अपन देखेंगे। सबसे पहले बेस्ट टीचर के लिए मैं यहाँ से एक एक स्लाइड करके एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फर्स्ट पॉइंट जो मेरे हिसाब से है टीचर में, फुल कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट में अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सबसे पहले तो उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। मीन्स उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? अपने घर पे अपना एक स्टडी रूम अलग से बनाना चाहिए। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए अलग से बुक्स वगैरह यूज करता है, और एडवोकेट अपने केस को सॉल्व करने के लिए, इफेक्टिव सॉल्व करने के लिए मिरर के आगे खड़े होके ढेर सारे डायलॉग मार रहा होता है और उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक बेस्ट एक्टर मिरर के आगे खड़े होके अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करता है। ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे टीचर को भी चाहिए कि अपने घर का कोई ऐसा रूम सिलेक्ट करे और उस रूम में वह क्या करे, उस रूम में एक बोर्ड लगा दे और बिल्कुल उसको क्लासरूम की तरह तैयार करे। फिर अपना जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक उसने अच्छी तरीके से स्टडी कर ली है, उसके नोट्स बनाए और उसको बोर्ड पर खाली क्लास में एक्सप्लेन करे। मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्डिंग करना चाहिए अपने लेक्चर को, और फिर उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए उसी वीडियो को देखकर कि उसको वो वीडियो कैसा लग रहा है, उसके द्वारा पढ़ाया हुआ टॉपिक उसको किस तरीके से लग रहा है। अगर उसको अच्छा लग रहा है तो मतलब स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा। उसमें दूर से खड़े होके देखें कि उसके फ़ॉन्ट साइज क्या है, बोर्ड पे लिखने की क्लियरिटी है या नहीं, वॉइस क्लियरिटी है या नहीं। इन सारी चीज़ों को लेकर अपने सब्जेक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में जाना चाहिए। पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज भी लेके जाना चाहिए, आसपास का भी उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए। परंतु एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उस टॉपिक को लेकर उसके सराउंडिंग का या उससे रिलेटेड नॉलेज तो लेके जा रहे हैं, तो क्लास में अपन टू दी पॉइंट बात करें और नॉलेज की नीड हो तभी अपन बच्चों को वो नॉलेज दें। अदरवाइज अपन को अपने टॉपिक से हटना नहीं है, भटकना नहीं है, टू दी पॉइंट बात करते जानी है। किंतु कभी बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करे तो उसका अपन को आंसर दे देना चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए हमारे टीचर को बहुत आता है। तो इस तरीके से जब तक फुल कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट में नहीं होगा, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, बच्चे आपको लाइक नहीं करेंगे और न ही मैनेजमेंट आपको लाइक करेगा। तो अपने सब्जेक्ट में कैसा होना चाहिए? परफेक्शन होना चाहिए। दूसरा, सबसे जो मेन होता है, रेगुलर और पंक्चुअल। मैं जो सेमिनार लेने जाता हूँ, मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में भी सेमिनार लिए, उसमें मैं एक साइड से क्लास नहीं लेता हूँ। मैं टीचर्स को ही बोलता हूँ कि आप बोलिए इसके बारे में, आप क्या बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अगर ये स्लाइड आपको बता रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले आप इसको रोक कर आप भी इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या इसमें बोलना चाहिए। क्या होता है कि एक एग्जाम्पल मेरे सामने आया था। कुछ स्टूडेंट कोचिंग पे एक टीचर के पास जाते थे। वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, किंतु आए दिन वो छुट्टी कर देते थे। कभी बेचारे स्टूडेंट खड़े रहते थे, टीचर आता ही नहीं था। तो टीचर स्टूडेंट ने क्या करा, एक एक करके सारे उस वहां से निकल गए और उस टीचर के पास जाने लगे जिसके पास पहले वाले टीचर के कंपेरिजन में इतना नॉलेज नहीं था।
किंतु फिर भी वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट भी यही करता है। अगर आप डेली डेली छुट्टियां करेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि टाइम पे आइए, छुट्टियां मत करिए, तो बच्चा वही वाला हो जाएगा। भैया आप टीचर खुद तो हमेशा छुट्टी पे रहते हैं और हमें बोलते हैं कि छुट्टी नहीं करना चाहिए। टीचर क्लास में लेट आता है और हमें बोलते हैं कि पंक्चुअल होना चाहिए। तो रेगुलर और पंक्चुअल टीचर को पहले सहम होना पड़ेगा, उसी के बाद ही बच्चे उसको फॉलो करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक हिंदी में लिखा है कि एक अच्छे शिक्षक को नियमित और समयनिष्ठ, समय का पाबंद होना चाहिए। देखिए हम में ना महाकाल की पूजा करते हैं। भाई पहले काल की पूजा तो कर लें। काल यानी क्या? टाइम। अगर आपने टाइम की रिस्पेक्ट करी तो स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट करेगा और दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, मैनेजमेंट भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए न केवल टाइम पर पहुंचना है, रिपोर्ट करना है, बल्कि आपको रेगुलर भी रहना है। बारिश हो चाहे कुछ भी हो, पूरी कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके छुट्टियां नहीं करनी चाहिए। तो आप बच्चों के बीच में एक अच्छे टीचर के रूप में प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल नेचर। एक अच्छे टीचर को हमेशा हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। मीन्स केवल पढ़ाई नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बच्चे कभी दिक्कत में हो तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कलीग के साथ भी स्टाफ रूम में बैठे हैं, एक बेचारा टीचर, आप सबका काम हो गया, उसका काम नहीं हुआ, तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। कॉपियां चेक कर रहा है वो, तो आप खुद ही उसको बोलिए, लाइए मैडम, लाइए सर, मैं आपको टोटल करके दे देती हूँ। और जिसने टोटल किया हो तो रीटोटल करके दे देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि टीचर्स के बीच में भी, आप अपने कलीग के बीच में भी बहुत हेल्पफुल हो जाए, आपका नेचर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और एक आप अच्छे टीचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी तरीके से बच्चे को भी आपको कई मायनों में कई ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जहाँ बच्चे को आपको हेल्प करनी चाहिए। हमेशा बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करना और उसको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए। बच्चे से पहले पूछना चाहिए। एक एग्जाम्पल है, एक टीचर ने बच्चे को आते से खूब डांटना चालू कर दिया। कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, 3 दिन से नहीं आ रहे हो, आपके पेरेंट्स को फोन करेंगे, हमेशा एब्सेंट, तो दुनिया भर की बातें। अरे पहले आप उस बच्चे से पूछिए तो सही, वो 3 दिन क्यों नहीं आया। बाद में आप उसके ऊपर उसको समझाने की कोशिश करिएगा कि भाई वो ऐसा नहीं करे। हो सकता है उसके यहाँ कोई ट्रेजिडी हो गई हो और आपने वो ट्रेजिडी से उभर के अभी आया ही नहीं कि आपने भी उसको सुनाना चालू कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट डे ऑलवेज हैप्पी। देखिए किसी ने बहुत सही बोला है कि फूलों को देखकर हम भी मुस्कुराते रहते हैं। तो हमेशा अगर आप हैप्पी नेचर नहीं है और आप अगर बहुत रूड बिहेवियर से जा रहे हैं, तो बच्चे आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं एक ट्रेनिंग सेंटर पे गया था, करीबन 8 एक 10 दिन मैंने मुंबई वेस्ट में अटेंड किया था वहां पर ट्रेनिंग में। तो एक स्टूडेंट से पूछा गया कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है। स्टूडेंट ने बिना सोचे समझे बोला कि हमें कोचिंग वाले सर बहुत अच्छे लगते हैं। पूछा गया क्यों? कहले वो पढ़ाते बहुत अच्छा है, यही मैटर नहीं है, घर में मम्मी पापा वगैरह डांटते हैं, कई बार हम अपसेट हो जाते हैं, किंतु तब हमें लगता है कि हम जल्दी जाएं। जब हम वहां पर पहुंचते तो सर हंसा हंसा के लोट फोट कर देते हैं और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि बच्चों को आपकी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में क्या हो रहा है, बच्चे को उससे कोई लेना देना नहीं। तो जब आप बोर्ड के सामने खड़े हैं तो आपको रोल प्ले करना पड़ेगा उसी तरीके से जिस प्रकार से कोई एक्टर करता है। एक्टर के घर में कुछ भी हो रहा हो, किंतु उसको जब मैरिज वाला रोल करना होता है या कोई हैप्पी वाला रोल करना होता है, तो कैमरे के आगे वो अपने घर की या अपनी पर्सनल टेंशन को नहीं शो करता है। ठीक उसी तरीके से आपको भी हमेशा हैप्पी नेचर शो करना चाहिए। पर हैप्पी से मतलब नहीं कि आप हमेशा स्माइलिंग वगैरह कर रहे हैं तो बनावटी स्माइलिंग आ रही है, अननेसेसरी हंस रहे हैं, अननेसेसरी बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेचुरली आपकी हैप्पीनेस दिखनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आपका सब्जेक्ट में फुल कमांड होगी तो अपने आप हैप्पीनेस आएगी। पढ़ाते पढ़ाते आपको ढेर सारी बातें, ऐसे वर्ड आएंगे कि बच्चे हंसने लगेंगे, आप उनको हंसाने की कोशिश करेंगे तो वो हंसने लगेंगे। तो इस तरीके से बनावटी नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस नहीं होना चाहिए, बट इंटरनली हैप्पीनेस आपकी दिखना चाहिए।
नेक्स्ट स्लाइड है एनर्जेटिक एंड लुक न्यू जील। क्या हुआ था कि एक बार मैं बीएड की क्लास में गया, तो मैंने मुझे पढ़ाने के लिए बोला गया और बताने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए कहा गया बीएड की क्लास में। तो मैं बोर्ड के आगे खड़े होके, क्योंकि हमने बीएड बहुत बाद में करी थी, पढ़ाते पहले ही थे, कुछ वेल रिप्यूटेड प्रिंसिपल भी हमारे साथ थे उस समय जब हम बीएड कर रहे थे, तब तो मैं टीचर ही था। तो मैं बड़े डल माइंड से आके धीरे धीरे से बोलने लगा कि जैसे मेटल और नॉन मेटल के बारे में मैंने कहा, कि धीरे से बोला था कि एलिमेंट्स तीन तरीके से होते हैं, क्लासिफाइड किए जा सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलोइड। और धीरे धीरे सब आपस में बातें बातें करने लगे, मैं जानबूझ के कर रहा था। और बाद में मैंने क्या करा, एकदम से जो वॉइस को लाउड कर दिया और मैंने कहा, हेलो टीचर्स, हाउ आर यू, नाउ यू कैन सी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द नेचर। एकदम से क्लास टाइट हो गई और मैंने उनको कहा कि आप अपनी बैक बोन को बिल्कुल सीधा रखिए और एनर्जेटिक होके देखिए, मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एकदम से पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया और सबने जोरदार क्लैपिंग करी। यही बात हम क्लास में भी कर रहे होते हैं। आप अगर टीचर हैं तो आपको एनर्जेटिक होके जाना चाहिए। टीचर्स, मैं अपनी अपनी क्लास में बच्चे को उबासी लेने नहीं देता हूँ और नहीं मैं उबासी लेता हूँ। जो जैसे कोई बच्चा उबासी लेता है तो मैं कहता हूँ, बेटा उठो, जाइए, आप फेस वॉश करके आइए। मेरी क्लास में आपको उबासी लेने का राइट नहीं है, आप एनर्जेटिक होके बैठिए। तो हम भी जब ये बोल रहे होते तो हमें भी एनर्जेटिक होके जाना पड़ेगा। जाते से हम चेयर पे बैठ गए, टीचर्स मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि चेयर पे मत बैठिए, किंतु मैं ये कहूंगा कि अवॉइड करिए कि न बैठे चेयर पे, तो उतना बेटर। आप टीचर अगर चेयर पे बैठ जाता है ना, तो क्लास भी बैठ जाती है। आपको 6 घंटे तो खड़े होने की आदत होनी ही चाहिए। आप क्लास में जाएं तो अटेंडेंस भी कोशिश करो कि खड़े होके ही लो, चेयर का इस्तेमाल कम करिए। आप खड़े होके और एनर्जेटिक होके, चौक डस्टर, वापस फर्स्ट पॉइंट को ही बोलूंगा, जब सब्जेक्ट पे कमांड होगी तो क्लास में आप क्या करेंगे, मूवी करते रहेंगे। आप क्लास में घूमते हुए भी जाएंगे, देखते हुए भी जाएंगे, बोलते हुए भी जाएंगे, फिर बोर्ड पर आ जाएंगे, फिर बोर्ड पे लिखेंगे। तो यह आपको करना पड़ेगा, तो एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मोटिवेटर। क्या होता है कि ऐसे आपको, आप लोग ये जो बातें हैं आप लोग क्लास में करते होंगे, मोटिवेटर की तो करते होंगे, किंतु कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो मोटिवेट करने के बजाय, बच्चे ने क्वेश्चन किया उसको अपन ने झपट लिया। नहीं, आप बच्चे को इजी क्वेश्चन पूछिए। और उस जो शायद बच्चा जो है वो, देखिए, मिसक्रिएंट, और एक होता है मिसक्रिएंट और दूसरा होता है नॉटी। तो बच्चे नॉटी होते हैं, पर आप मिसक्रिएंट बच्चे को भी कंट्रोल कर सकते हो। उनसे आप इजी क्वेश्चन पूछिए और उसको बोलिए, यार आप तो बता पाते हैं, बेटा आप तो बता पा रहे हैं, मतलब आपका माइंड तो सही है किंतु आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करिए। याद रखिए, बच्चे को डिमोटिवेट करने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो वो बच्चा आपको, आप सबसे बड़े उनके एनिमी हो जाएंगे। और एक और बात बता देता हूँ, पेरेंट्स मीटिंग के दिन पेरेंट्स को भी उसके बच्चे की नेगेटिव पॉइंट पहले मत बताइएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाइएगा। देखिए, क्या होता है कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, हनुमान जी के ढेर सारे मंदिर मिल जाएंगे, भगवान राम से भी ज्यादा हनुमान के मंदिर मिलेंगे। किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी, कहले अगर आपको राम जी को मनाना है तो भाई उनकी पत्नी को मनाइए, यानी सीता मैया की पूजा करिए। और सीता मैया को मनाना है तो भैया आप उनके पुत्र की तारीफ करिए। और सीता मैया हनुमान जी को अपना पुत्र कहती थी, पवन पुत्र। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सीता मैया भी प्रसन्न, राम जी भी प्रसन्न। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बच्चे की तारीफ करेंगे तो पेरेंट्स अपने आप खुश हो जाएंगे और आपकी हर बात ध्यान से सुनेंगे। फिर आप उनकी नेगेटिव पॉइंट बताइए तो पेरेंट्स फिर आप उसकी नेगेटिव पॉइंट को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे आप पेरेंट्स को कुछ अच्छी बातें उसके बच्चे के बारे में बोल के उसके बाद बोलिए कि भैया फीस टाइम पे आप तो बच्चा आपका बहुत अच्छा है, किंतु हमें अच्छा नहीं लगता है, फीस टाइम पे भरिए, इनको ये दिला के दीजिए, वो दिला, सब में हाँ हाँ करते हुए जाएंगे। पर आपने जहां से नेगेटिव फेंका, मिसाइल नेगेटिव वाली आपने प्रोजेक्ट कर दी, तो उसी समय आपको वो भी उसके अगेंस्ट में छोड़ ही देंगे बाण। तो इसलिए मोटिवेटर बनिए,
हमेशा आप एडमायर, किंतु फिर मैं बोलूंगा कि बनावटी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाइएगा। दूसरा था हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर, देखिए, बहुत परिश्रमी, एक अच्छे शिक्षक को बहुत परिश्रमी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया गांधी जी ने जो बोला, पहले मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा। एज लॉन्ग एज द पेन वर्क, लक विल शाइन। जब तक पेन चलेगी, किस्मत चमकेगी, ये गांधी ने कहा है। अब आप सुनिए, हार्ड वर्क का मतलब नहीं है कि हम कोई तगाड़ियां वगैरह उठाएं और बहुत मेहनत करें, पसीना बहाएं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं बोली जा रही है। हार्ड वर्क का मतलब है कि आपकी पेन बहुत चलना चाहिए। आप बैठिए, टॉपिक को देखिए, पढ़िए, फिर आप उसको लिखिए, और वही आप फिर बोर्ड पे लिखेंगे। इसका मतलब है कि आप सोच लीजिए कि अगर आपको बेस्ट टीचर बनना है, तो आपको कम से कम हर एक क्लास के लिए 2 पेज, मतलब किस्मत चमकानी है आपको, तो आपको मिलती है 5 क्लासें, ज्यादा से ज्यादा 5 क्लास में 10 पेज डेली लिखिए आप। 10 पेज लिखिए आप, मानिए मेरी बात, पढ़ाने के लिए लिखिए, और फिर फाड़ के फेंक दीजिए उसको। और अगर चाहिए नोट्स के हिसाब से बनाने के लिए, तो उसको रखिए, परंतु वो नोट्स आपके परमानेंट होने नहीं चाहिए। उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, समय के अनुसार, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ न्यू अगर ऐड करना चाहे तो उसमें ऐड होना चाहिए। नहीं तो मालूम चला कि वो बन के फाइल बन गई, फिर हमेशा अपन उसको चल रहे, फिर अपन ने काम करना छोड़ दिया। तो भैया प्रैक्टिस जो है ना, वही परफेक्ट आपको बनाएगी। तो इस तरीके से आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए, इस सेंस में हार्ड वर्कर होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि एक टीचर जितना सिंपल होता है, उतना अच्छा लगता है। और आप उसके लिए आपको आपका ड्रेसअप को आपको देखना पड़ेगा। आप किस तरीके के कपड़े पहन के जा रहे हैं, और किस तरीके से आपकी जो हेयर स्टाइल वगैरह है, वो सब आपको देखना चाहिए। टीचर बने हैं तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको क्या कहा, बनावटी नहीं होना चाहिए, तो सिंपल बिल्कुल जैसे इंटरनली है, बाहर भी हम वैसे ही हैं। किंतु यहाँ पर जब मैंने कहा कि बाहर, तो किंतु कुछ टीचर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमें सोसाइटी में। हमें सोसाइटी में कौन से रेस्ट्रिक्शन होने, हम टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी रोड पे खड़े होके पान को अचीव कर रहे हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के, हम पर्सनल लाइफ में क्यों नहीं करें, बिल्कुल करिए। पर क्या होता है कि स्टूडेंट के लिए कुछ अपन को अपने आप में चेंज लाना होता है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। क्या होता है कि कई बार आपको, हर एक टीचर को, भाई मुझे भी हुआ है, सबको होता है, 100% होता है। आप जब बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, जरा सी मिस्टेक आती है ना, तो स्टूडेंट है ना, उसको बिल्कुल कवर कर लेता है। तो इसलिए अपन को, मैंने आपको बताया, जो 10 पेज डेली लिखेंगे आप, तो अपने आप एक्यूरेसी आ जाएगी। तो टीचर से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीचर मिस्टेक नहीं करेगा। इसलिए आप देखा करो, गवर्नमेंट जो भी काम करवाती है ना अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जैसे जनगणना के लिए, पॉपुलेशन के लिए, है ना, ढेर सारे वो टीचर्स को काम देती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि टीचर्स में एक्यूरेसी होती है, और वो कम मिस्टेक करता ही नहीं है। तो मतलब आपको अपने काम में एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई डायग्राम वगैरह बना रहे हैं तो बहुत बेटर होना चाहिए। हिंदी वाले टीचर्स को तो ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हिंदियों में मिस्टेक नहीं हो। इसी तरीके से संस्कृत में भी, लैंग्वेज में भी, साइंस और मैथ्स में भी। ठीक है ना। दूसरा होता है एम्पैथी। तो ये एम्पैथी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ द एंड अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या डिफरेंस है, मैंने यहाँ दोनों लिखे, एम्पैथी और सिंपैथी में। तो क्या होता है, एम्पैथी का मतलब होता है, नहीं, एक वर्ड में इसको मैं बोल देता हूँ तो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। पर पीड़ा को समझना और अनुभव करना, उसको अपन एम्पैथी कहते हैं। और सिंपैथी तो क्या होता है कि हम किसी को सहानुभूति दे दें, अरे भाई आपके साथ नहीं होना चाहिए, बस इतना। किंतु एम्पैथी क्या होती है कि अपन, अगर कोई बच्चा है या आपके साथ कोई कलीग है, तो आपको इतना हो जाना चाहिए अपने आप में कि इंटरनली, कि आपको लगना चाहिए भाई उसके दुख हमारा दुख है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि बच्चे के साथ आप
इंटरनली अटैचमेंट हो जाएंगे, उनको लगेगा यार सर हमारी बहुत समझ रहे हैं। तो आपको एम्पैथिक कैरेक्टर भी होना चाहिए, मीन्स एबिलिटी टू बी अवेयर एंड अंडरस्टैंडिंग टू द फीलिंग, फीलिंग को समझना और उसको अवेयर रहना। नेक्स्ट है कर्सी। कर्सी का मतलब क्या होता है? शालीनता। हिंदी में भी मैंने लिखा है। टीचर में शालीनता का होना बहुत जरूरी है। शालीनता का मतलब जब आप बात कर रहे हो तो आपको अपने वर्ड की बिल्कुल एक एक, बच्चे को बोलो तू कहाँ गया, तो भाई आप बच्चे को कैसे बोल सकते भाई शालीनता में रहो, अच्छी तरीके से बात करो? नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज पे पूरा पूरा कमांड रखना पड़ेगा। आपको शालीन होना चाहिए। सिंपल वर्ड में, बेटा क्या हुआ, काय के लिए मस्ती कर रहे हो, खड़े हो जाइए, मैं अभी क्या पढ़ा रहा था, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, तेरे समझ में नहीं आ रही, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। मेरा हम लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कर्टसी भी होना चाहिए, यानी शालीनता होना चाहिए टीचर में। दूसरा, अलर्टनेस होना चाहिए। देखिए अलर्टनेस के मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं बहुत सारी बातें। अलर्टनेस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स के नाम हमें कोशिश कर, आप स्टूडेंट को किसी को भी, किसी ने बहुत बढ़िया वर्ड बोला है कि अगर आपको कोई दुनिया की डिक्शनरी रख दी जाए और उसमें बोला जाए कि कौन सा वर्ड बेटर है, तो वो कहेगा कि जहां उसका नाम कोई देखेगा, कहेंगे इस डिक्शनरी में आपका नाम लिखा हुआ है, तो वो बाकी चीजों को नहीं देखेगा, अपने नाम को भी देखेगा, भले कोई और देखे या नहीं देखे। जिससे शादी का कार्ड आता है ना, तो पहले वो अपने नाम को ढूंढता है कि मेरा नाम है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अलर्टनेस होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का नाम मालूम होना चाहिए, और आपको स्टूडेंट क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, उसके बारे में पता होना चाहिए, और स्टूडेंट की मेंटलिटी का पता होना चाहिए, स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए अपन को, ठीक है ना? तो उसकी, स्टूडेंट की कौन सी क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें बारे में अपन उसको थोड़ा वो काम देकर उसका एडमायर कर दिए, तो स्टूडेंट खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट की यह भी अलर्टनेस है। स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है, बहाना भी कभी कर देता है, घर से निकला स्कूल के लिए, स्कूल पहुंचा नहीं। तो आपको अलर्टनेस होना चाहिए कि इस स्टूडेंट का किससे किसके साथ क्या क्या कांटेक्ट है। फिर अपन को उसके कांटेक्ट को अगर रॉन्ग है तो उसको भी अपन तोड़ेंगे, या पेरेंट्स को बोल के उसके बारे में अपन जानकारी दे देंगे। एक प्रिंसिपल थी और उसने उसकी बेटी दूसरे स्कूल में पढ़ती थी। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। वो प्रिंसिपल ने बेटी को एप्लीकेशन दी और कहा कि बोल देना आप प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल को कि मैंने एप्लीकेशन दी है और मुझे जल्दी छुट्टी दी जाए। प्रिंसिपल ने छुट्टी नहीं दी, कहले ऐसा करिए पहले आप अपने मॉम से बात करवाइए। तो बेटी ने फोन लगाया, उसकी मॉम ने रिसीव नहीं किया, मतलब उस लड़की की जो है मम्मी प्रिंसिपल थी। उसके बाद वो प्रिंसिपल आके बहुत जो है एग्रेसिव हो रही थी। तो क्या उसको नाराज होना चाहिए? किंतु उसका अपना जो प्रिंसिपल वाली बात थी कि भाई मैं इतनी बड़ी हूं, तो इसलिए छुट्टी दे देनी चाहिए थी। प्रिंसिपल ने बड़े ही स्माइलिंग से कहा, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, कि मैडम आप ऐसा कर सकती हैं क्या? क्योंकि बच्चा तो कुछ भी बोल सकता है, एप्लीकेशन लाके गलत भी एप्लीकेशन खुद लिख के साइन कर देते हैं बच्चे, पेरेंट्स की साइन कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह बात सही है कि बच्चा अगर छुट्टी ले रहा है तो हमें घर पे उसको खबर कर देनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कर देनी चाहिए। एक और अल्टरनेट में जो मैं मेन बात बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, बच्चे के बिहेवियर में चेंज हो जाता है। अगर बच्चा गलत राह पे जा रहा होता है ना, उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे को जब आपसे कंप्लेंट होती है तो आप उनके फेस को पढ़ लिया करें, उसके फेस में ही आपको पता चल जाएगा कि उसको आपसे कंप्लेंट है। तो आपको अलर्टनेस रहना पड़ेगा, उसको क्या दिक्कत है आपको, आप जान जाएंगे। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा मीनिंग है। क्या होता है कि हम हमेशा अपनी जगह पर, अपन कह नहीं भैया हमने हमने प्रिंसिपल बना दिया, इसमें बिल्कुल हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको एबिलिटी टू बी पोलाइट एंड कंसिडरेट एंड टू कोऑपरेट विद अदर। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। जिससे क्या होता है कि दुनिया में अगर आपको 100
सेट लिखे हुए हैं तो कोई आपके 99 नहीं कर सकता है, केवल 2 ही लोग कर सकते हैं 99, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स। क्या होता है जब पेरेंट्स आपको डांट रहे होते हैं तो आपको बाहर की डांट अब सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी आपकी जो है जो लक में 100 सेट थे तो 99 हो गए। ठीक उसी प्रकार से आपको अगर कोई ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है आपको अवॉइड भी करना पड़ेगा। कभी कभी बच्चा एग्रेसिव हो जाता है या कभी प्रिंसिपल एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी आपकी मिस्टेक नहीं होती है तो भी। और दूसरा क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आपको यहाँ पर किसी सब्जेक्ट वगैरह के बारे में भी बच्चा अगर कोई बात बोल रहा है, कह रहा है सर ये गलत है, और अपन अड़ गए नहीं काय का गलत है, तो आपको वहां पर पोलाइटनेस करना पड़ेगा, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्या सही में बच्चा गलत कह रहा है, किंतु फिर आप उसको बच्चे को आप समझा सकते हैं नहीं ऐसा भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो इस तरीके से अपन को फ्लेक्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंडलीनेस। ये बहुत बड़ी बात है। आज के जो यंग टीचर हैं और जो बहुत एक्सपर्ट टीचर हो चुके हैं, जो एक्सपर्ट टीचर हो चुके हैं उनके सामने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो गया है, क्योंकि जो यंग टीचर है ना वो फ्रेंडलीनेस नहीं है, वो फ्रेंड बन गए हैं। और जो फ्रेंड बन जाते हैं ना, यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वहाँ पढ़ाई कम होती है। तो भैया अपन को फ्रेंड नहीं बनना है, फ्रेंडली बिहेवियर करना है अपन को बच्चों के साथ, बच्चों के कंधे के ऊपर हाथ नहीं रखना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रेंडली बिहेवियर रखना है। अगर कोई नया टीचर या स्टूडेंट आए तो ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करिए कि वह उनमें घुल मिल जाए। यहाँ पर एक बहुत बहुत बढ़िया बात मैं बोलने जा रहा हूँ टीचर्स को, टीचर्स के लिए। क्या होता है जब आप स्कूल में होते हैं, अब आप तो हो गए पुराने, नया टीचर आया, कई टीचर उससे बात ही नहीं करते हैं और एक अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही दिन अगर कोई टीचर आता है ना, दूसरा नया टीचर आता है ना, तो आपका बिहेवियर ऐसा हो जाना चाहिए कि उसको लगे कि हमें तो यहाँ पहले से ही शायद रह चुका हूँ। ऐसे स्टूडेंट के लिए जब क्लास में कोई नया स्टूडेंट आता है ना, तो बच्चों का जो रहता है बिहेवियर एकदम से मिक्सिंग वाला नहीं होता है। तब अपन को वहां पे क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि वे उनसे बाकी बच्चों से भी मिल जाए, हिल मिल जाए, और उसको पहले दिन से ही स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगने लगे। तो इस तरीके से क्या है कि फ्रेंडलीनेस बिहेवियर होना चाहिए और इससे लेंदी एनवायरनमेंट बनता है। नेक्स्ट डे ऑनेस्टी। देखिए आज के ज़माने में 3 चीज़ें मिलना बड़ी मुश्किल हो गई हैं। पहली क्या है, एक ईमानदार, अगर आपके पास ईमानदार वर्कर मिल जाता है तो भाई आपकी तो लॉटरी खुल गई। दूसरा हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, ये हार्ड वर्किंग वाला भी नहीं मिलता, कोई दुनिया में आजकल काम ही नहीं करना चाहते हैं। सब लोग क्या होता है कि सेफ जोन चाहते हैं और कंफर्टेबल जोन चाहते हैं। काम कोई नहीं करना चाहता, पैसा सब कमाने चाहते हैं, ढेर सारा अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, किंतु ये हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो मतलब है हार्ड वर्किंग वाला भी नहीं मिलता। और दूसरा है कि थर्ड पर्सन जो कि अपने स्किल को डेवलप करता हो, मतलब कहने का मतलब है तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा जो रहता है अपनी क्वालिटी को भी डेवलप करता हो। तो ये 3 मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तो ईमानदार, दूसरा काम करने वाला, और तीसरा जो है अपने स्किल को डेवलप करने वाला। अगर आपने इन तीनों को ले लिया, अगर आप ऑनेस्ट हो गए, देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके समझ जाएंगे। जब आप क्लास में रहते तो आप क्लास के मालिक हैं और स्कूल के भी आप ही मालिक हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये स्कूल दूसरे का तीसरे का, ये पब्लिक सेक्टर होते हैं और भले कोई भी उसका ओनर हो, किंतु हमारी रोजी रोटी उसी से चल रही होती है। जब हम ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं और रिजर्वेशन करते हैं तो उस सीट को हम हमेशा अपनी मान लेते हैं, कोई भी बैठता भैया हमारी सीट है, करते हैं ना ऐसा। तो अगर 12 घंटे की जर्नी या 24 आवर्स की जर्नी में हम सीट को अपनी मान लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी मान लेते हैं, दूसरे को बैठने भी देते हैं, हमारी सीट है, तो फिर स्कूल में तो हम लंबे समय तक रहते हैं। तो फिर वो हमारा स्कूल क्यों नहीं हो पाता है। अपन कभी बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की ट्रेन है, ये सीट गवर्नमेंट की है, हमने तो रिजर्वेशन करवाई है तो क्या हो गया, हमने अभी उसकी फीस दी है तो क्या हो गया।
कोई और भी आके बैठ जाए नहीं, या थोड़ा खराब करे नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक वो स्कूल जो है ना, आप स्कूल को मंदिर समझे या नहीं समझे, पर इतना समझे कि वो हमारी रोजी रोटी है, उसके अगेंस्ट में कभी नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ ऑनेस्टली की बात यह है कि बच्चों को भी जब पढ़ाएं तो कंटेंट को भी ध्यान में रखें, ईमानदारी से पूरा कंटेंट पूरा कराएं, ईमानदारी से बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ाएं। तो एक ईमानदार होना बहुत जरूरी है। और परिश्रम तो मैंने हार्ड वर्कर तो पहले ही बता दिया। नेक्स्ट है सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फुल कॉन्फिडेंस इन सब्जेक्ट। देखो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका सब्जेक्ट में महारतता हासिल हो जाएगी, यानी सब्जेक्ट में अगर आपकी मास्टरी है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मेरा एक सजेशन है टीचर्स, मतलब मैंने जो फील किया है भाई, हम 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं तो ना हम इधर के रहते नहीं उधर के रहते हैं। बेटर रहेगा एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड कर देनी चाहिए, मास्टरी हो जाना चाहिए उस सब्जेक्ट पर, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्टफुलनेस। क्या होता है कि कई ऐसे टीचर आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, उनको ढेर सारा नॉलेज होता है किंतु वो अपना नॉलेज डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो नॉलेज को डिलीवर करने के लिए आपको टेक्ट होना चाहिए कि किसको किस तरीके से बच्चे को समझाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिखा हुआ है व्यवहार कुशल, टेक्टफुल यानी व्यवहार कुशल, ठीक है ना। तो व्यवहार कुशल होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से बच्चे के माइंड में वो चीज को उतार सकता है। व्हेन द टीचर इज नॉट टेक्टफुल, द स्टूडेंट विल फील disrespected or even hurt in one way or another. In other words, student value being treated tactfully and they devalue tactless behavior. जब शिक्षक व्यवहार में कुशल नहीं होता है तो छात्र किसी न किसी तरह से अपमानित या आहत महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में छात्र व्यवहार कुशल होने को महत्व देते हैं और व्यवहार कुशल न होने को महत्व नहीं देते हैं। जो टीचर टेक्टफुल है और व्यवहार कुशल है मीन्स बच्चे उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, जैसे बच्चे आए क्लास में गुड मॉर्निंग, और अपन मैंने आपको पता हैप्पीनेस होने अपने रिप्लाई नहीं किया, हाँ मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, बच्चा आपको दूसरी बार गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा। आप बच्चे को बोलिए गुड मॉर्निंग, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों, तो आपको बहुत वो बहुत आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और अपन मालूम चला कि आजकल बच्चे बार बार बोलते हैं यार सर, तो एकदम से झपड़ लिए, यार कैसे बोला, आप उसमें नहीं, उसको प्यार से बता सकते हैं बेटा थोड़ा अपन को डिस्टेंस रखनी चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता हो तो मेरा कहने का मतलब है आपको व्यवहार कुशल टेक्टफुल होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे टीचर बनेंगे। नेक्स्ट है पेशेंस। मैंने आपको बताया कई बार ऐसा होता है बच्चा कुछ से कुछ बोल देता है, न चाहते हुए भी बोल देता है, मतलब वो ऐसा नहीं चाह रहा था, किंतु क्या होता है कि आजकल बच्चे टॉकेटिव हो गए हैं और नेट वगैरह से बहुत कांटेक्ट में है, तो कई बार उनकी लैंग्वेज जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो अपन उसको प्यार से उसको समझाएं और अपन को पेशेंस रखना चाहिए। एकदम से या कोई वर्क नहीं करके आया है बच्चा, बार बार बहाने बना रहा है, तो अपन उसके पेशेंस को अपने अपने पेशेंस को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब यूं कहना चाहिए कि आपका जो डांट है, आप जो गुस्सा है, वो सब रेडीमेड होना चाहिए, बनावटी मतलब रेडीमेड होना चाहिए, बनावटी नहीं रेडीमेड होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। मतलब आप अगर उनको डांट रहे हो तो इसका मतलब आप गुस्से में हो, तो इसका मतलब नहीं रियली में गुस्से में हो, वो तो आपको सुधारने की एक प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं अपन सच में गुस्सा करके बैठे कल आपने होमवर्क नहीं करके आया नहीं आना, ऐसा नहीं, आपको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, धैर्य होना चाहिए, है ना, धैर्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना धैर्य के शिक्षक कभी भी छात्र को नहीं पढ़ा सकते हैं। प्रत्येक छात्र का अपना स्वभाव और दृष्टिकोण होता है। इन सभी छात्रों के लिए उन्हें संभालने, उन्हें पढ़ाने और उनके साथ संवाद करने के लिए एक शिक्षक उपलब्ध होता है। यदि शिक्षक अपनी सहन शक्ति या धैर्य खो देता है तो वे अगली पीढ़ियों को भी खो देता है, और शिक्षक माता पिता के बाद दूसरे स्थान पर होता है। इसलिए जिम्मेदार और छात्रों को पढ़ाते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो ये था धैर्य रखना, यहाँ पर धैर्य रखना। अब ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी, अगर आप टीचर हो तो आपको
ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में जानकारी जरूरी होना चाहिए। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ। और चलो शॉर्ट में मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो ये स्लाइड है, फिर डिटेल अपन बाद में देखेंगे। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी क्या है, वो प्रोवाइड करती है कॉमन लैंग्वेज टीचर के लिए, और डिस्कस करती है। यहाँ पर देखें, ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति शिक्षक को सिखाने का और मूल्यांकन दो चीजों पे है। एक तो डेवलप करती है लैंग्वेज ऑफ टीचर टू डिस्कस एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड, मतलब और स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम द taxonomy, though it is the most commonly used to assess learning on variety of the cognitive level। तो क्या होता है कि ये जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, वो एक टीचर को आम भाषा देती है, और उस भाषा को विकसित करके टीचर को बच्चों का मूल्यांकन करने और संज्ञात्मक नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है। संज्ञात्मक नॉलेज को बढ़ाना, उसके नॉलेज का वैल्यूएशन करना, और टीचर को एक आम लैंग्वेज देना, को विकसित करना, इसका मेन पर्पस रहा। अब जो इसकी टेक्सोनॉमी है ब्लूम की, उसकी टेक्सोनॉमी जो है चेंज कर दी गई। पहले जो थी उसकी जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते थे। अभी यहाँ पर इन्होंने इस तरीके ट्रायंगल करके लिया है, तो ट्रायंगल करके इसको चेंज की गई है। और वो रिवाइज है, ये वाली रिवाइज पॉलिसी है, जिसमें क्रिएट मतलब आज के जमाने में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि भैया पढ़ाने के बजाय सिखाने पर ध्यान दो, और सिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके थ्रू सिखाइए। फिर उसका इवेल्युएट करना, भाई आपने जो पढ़ाया करा क्रिएट किया, उसकी क्या वैल्यू हुई, वैल्यू बताना। देखिए आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते हो ना, जैसे सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप उनको फूड न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताइए कि न्यूट्रिशन पढ़ना आपके लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके बाद मतलब उसको बताना, उसके बाद उसका परिणाम आएगा। तो इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, और फिर अप्लाई करना, और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग करना, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, और सबसे लास्ट में आता है याद करवाना। मैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे यहाँ पर भी बहुत सारी स्लाइडें हैं मेरे पास इसकी, और मैंने इसको प्रोग्राम को बनाया हुआ है। तो इससे ही मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद वाले में। ये स्लाइड और देख लो, ये पुराना है। थ्री टाइप के, मैंने बताया थ्री टाइप के आउटकम्स थे इसमें ब्लूम के। तो एक तो है कॉग्निटिव डोमेन्स, इफेक्टिव डोमेन्स, और साइकोमोटर डोमेन्स। तो ब्लूम की जो रिवाइज थी, उसमें मैंने आपको बताया कि वो क्रिएटर वगैरह करके बनाई गई है। इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। आज के लिए इतना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको पॉइंट्स को अपनी कॉपी वगैरह में नोट करिएगा। जब भी आप किसी और स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल चेंज करते हैं, तो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है कि टीचर में क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए, तो आप ये सारी क्वालिटियाँ बता सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियो भी, जो ये तो मैंने केवल टीचर की क्वालिटी बताई, अब और भी हम आपको और टीचर से रिलेटेड वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। आपसे टीचर्स, एक टीचर को ही हेल्प कर सकता है, तो आप मेरी हेल्प सेंस में कर सकते हैं कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।